स्टार्ट कीजिए। मैम जी, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड जय माता दी। आज नवरात्रा का चौथा दिन यानी कुष्मांडा देवी की आज के दिन आराधना की जाती है। आज नवरात्रा का चौथा दिन है, तो हमने 3 दिन से 1, 2, 3 तीनों दिन में 3 नंबर के बारे में कुछ अलग जानकारियां ली। आज हमारा चौथा दिन है। आज हमारा चौथा दिन सेशन देने आ रही हैं जो बहुत ही सुंदर, शानदार एवं एनर्जेटिक लीडर, जिनको हम हमेशा से ही सुनना चाहेंगे और चाहते हैं, जिनके लिए एक प्रोमो वीडियो भी पूजा जी ने बहुत सुंदर बनाया, जिन्होंने बहुत ही सुंदर लाइनें भी बोली। तो आज का हमारा टॉपिक है 4 का समझे सार, मजबूत हो आधार। तो चलिए अब हम आगे का सेशन सरोज जी के साथ लेते हैं। ओवर टू यू सरोज मैम। थैंक यू। 4 को समझे सार, मजबूत हो आधार। चलिए अब 4 की बारी आ ही गई, तो शुरुआत करते हैं युग से, क्योंकि देखिए इस संसार में पहले युग ही आया। हिंदू पुराणों के हिसाब से समय को 4 खंडों में बांटा गया था, जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों में यह भी बतलाया गया है कि जब किसी कालखंड में उस समय की परिस्थिति की गंभीरता के अनुसार धर्म का लोप होने लगता है, तो उस समय भगवान श्री हरि अवतरित होकर अधर्मियों का विनाश करते हैं और फिर तीनों लोकों में धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। यही वो समय होता है मित्रों, जब एक नई युग का प्रारंभ होता है। ठीक उसी तरह हमारे गौतम बालीजी सर ने भी वेस्टिज कंपनी को लॉन्च करके एक नए युग का प्रारंभ किया। चलिए, सतयुग में तो पाप की मात्रा 0% थी और पुण्य की मात्रा 100% थी। फिर भी श्री हरि ने नरसिंह अवतार, वराह अवतार और मत्स्य अवतार के रूप में अवतरित हुए। क्यों हुए? क्योंकि जब परम पिता ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी, तो उस समय देवों, मनुष्यों, नागों, गंधर्वों आदि के साथ साथ दैत्यों की भी उत्पत्ति की थी, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए श्री हरि ने दैत्यों का वध करने के लिए विभिन्न अवतारों में अवतरित हुए थे। तो हमारे वेस्टिज कंपनी में भी 3 अवतार हैं, गौतम बालीजी सर, दीपक सूद जी और कंवरवीर सिंह जी। आप सभी लोग को पता है कि कोविड के कारण बहुत लोगों की जॉब चली गई थी, और जॉब जाने से एक आदमी का जो संतुलन है वो कैसे बिगड़ता है, ये आप सभी को पता है। तो वेस्टिज ज्वाइन करके लोगों ने अपने संतुलन को बनाया और अपने अंदर के जो राक्षस थे उसको मार गिराया। तो हमारे सतयुग के लीडर कौन थे? श्री हरि। और हमारे कलयुग के लीडर कौन है? गौतम बालीजी सर। सतयुग के अंत के बाद आता है त्रेता युग, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का युग। तो राम जी सिस्टम के हिसाब से चलते थे, नियमों के हिसाब से चलते थे। वो एक ऐसे लीडर थे जिनसे सभी प्रेरित होते थे, यानी भगवान राम के जो मैनेजमेंट थे ना, उसमें उनकी प्रजा बहुत खुश थी। तो वेस्टिज आज मैनेजमेंट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यों कहा जाती है? क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही शानदार और अफोर्डेबल है, इसलिए यहाँ पर भी सभी वेस्टिजियन बहुत खुश है। जैसे राम की प्रजा खुश थी, वैसे गौतम बालीजी सर की प्रजा भी बहुत खुश है। और श्री राम जी के देह त्यागने के बाद में फिर एक नई युग का सृजन हुआ, जिसे हम कहते हैं द्वापर युग। तो वो द्वापर युग के नाम से हम जानते हैं। द्वापर युग में श्री हरि ने कृष्ण का रूप लिया था। जब कृष्ण का युग आया, भगवान कृष्ण का, तब सभ्यता स्थापित हो चुकी थी और राज्य में सब पूरे राज्य मौजूद थे। जीवन, व्यापार और युद्ध कला के स्पष्ट नियम मौजूद थे। पर कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे थे जो कानून को अपने हाथों में ले रहे थे और अपनी इच्छा अनुसार तोड़ मरोड़ कर रहे थे और अपना मन चाहा कर रहे थे। तभी तो महाभारत युद्ध हुआ। कौरव पांडव को राजगद्दी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि कोई सिस्टम भी नहीं था। तो हम वेस्टिज में भी तो यही कर रहे हैं, प्लान कुछ और है, बताते कुछ और है। आओ जुड़ जाओ, कुछ नहीं करना, इसमें सामान खरीदो, बेचो, बस तुम्हारी अर्निंग आने लगेगी। मतलब जाना है मुझे कलकत्ता और बैठूंगी मैं दिल्ली की ट्रेन में। अरे क्यों करते हैं ऐसा? आगे जाने की होड़बाजी में अपनी इच्छा अनुसार इस कंपनी में इतने सुंदर सिस्टम का तोड़ मरोड़ के मन चाहा कर रहे हैं। जब अगर कौरव की जीत नहीं हुई
तो आपको क्या लगता है, अगर हम वेस्टेज कंपनी के सिस्टम से नहीं चलेंगे तो हमारी जीत होगी? हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? कभी नहीं कर सकते हैं। तो जैसे राम जी अपने नियमों का पालन करते थे, वैसे कृष्ण भगवान जी का एक लक्ष्य निर्धारित था। वो ठीक उसी तरह वेस्टेज में भी हमें आगे बढ़ने के लिए किसकी जरूरत है? गोल की जरूरत है, लक्ष्य की जरूरत है। गोल सेटिंग के लिए आपको आज 4 ऐसी कमाल की बातें बताने वाली हूँ, 4 ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ जो मैं भी अपने लीडर से, अपने मैन से और अपने अपलाइन से मैं भी सीखी हूँ। तो 4 चीजें जो हमारे टर्निंग पॉइंट हो सकती है। तो क्या है वो 4 चीजें? पहली है रिजल्ट बेस्ड गोल्स, यानी बहुत सिंपल है। मैं ये गाड़ी खरीदना चाहती हूँ, मैं ये घर खरीदना चाहती हूँ, मैं अपनी इनकम इस डेट तक, इस लेवल तक ले जाना चाहती हूँ, नेक्स्ट मंथ मुझे एक डायमंड डायरेक्टर बनना है। उदाहरण हम सभी के सामने है, मनीषा जी क्राउन का गोल सेट था इनके माइंड में। पर जो अगला स्टेप है ना, 100 में से 90 लोग उसको चुक जाते हैं। वो क्या है? वो स्टेप है प्रोसेस बेस्ड गोल। तो आप जैसे ही रिजल्ट बेस्ड गोल सेट करते हैं, ठीक उसी के साथ साथ आपको प्रोसेस बेस्ड गोल सेट करना चाहिए। तो केवल हम घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, फॉरेन ट्रिप जाएंगे, ये लेवल केवल एक फोटो की तरह अपने दिमाग में छापने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें करना होगा। और वो क्या करना होगा? प्रोसेस बेस्ड गोल। एक और फॉर्मूला है प्रोसेस का, पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शन। हम लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि कौन से 4 काम जो है हम 2023-24 जो भी आपका टारगेट, हम उसको हमें करना है। और अब डिसाइड करना है कि कौन से 4 एक्शन है जो रोज हम कर सकते हैं, सॉरी, जिससे हम लोग इस गोल तक पहुंच सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस बेस्ड गोल। चलिए एक उदाहरण के द्वारा बतलाती हूँ। मान लीजिए आप अपने घर से ड्राइव करके एयरपोर्ट जा रही हैं आप, तो ये आपका क्या हुआ? रिजल्ट बेस्ड गोल। और आपको जाना कहाँ है? एयरपोर्ट। तो और अपनी गाड़ी में आप बैठ गई हैं और एयरपोर्ट 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 कर रही हैं। तो आप अपने अगली आप करेंगे क्या? जो आगे की जो गाड़ी है उसमें टक्कर मार दो। तो आपका काम क्या है कि अगले कुछ किलोमीटर मुझे गाड़ी को ठीक से चलाना है, फिर अगले कुछ किलोमीटर, फिर अगले कुछ किलोमीटर। यानी अगर मुझे सच में हमारी इनकम को 2-3 लाख रुपए महीने पहुंचाना है, तो आज क्या करूंगा उसके लिए इस लेवल की क्लियरिटी आनी बहुत जरूरी है, तब हमारे गोल पूरे होंगे। उसके लिए हमें क्या करना है? जैसे आज मुझे 10 लोगों को प्लान दिखाना चाहिए, आज मुझे कम से कम 6 लोगों को फोन कॉल्स करने हैं, आज मुझे कम से कम 3 डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने हैं, और आज मुझे कम से कम प्रोग्राम में आने के लिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, 6 लोगों को इन्वाइट करना है। जब हम लोगों की क्लियरिटी इस लेवल तक की होने लगेगी ना, तो लक्ष्य पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये एक हो गया आपका रिजल्ट बेस्ड कोर्स, जो हमारे बड़े लक्ष्य हैं। इसके साथ साथ हमें डिसाइड करना है प्राइमरी डेली एक्शन पर। हम लोग को रोज करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। गोल सेट किए, उसके बाद साइड कर दीजिए गोल को। अब हम लोग को अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए एक 4 एक्शन के ऊपर। इन 4 कामों को पूरा करने में अगर हम लोग एक्शन करते जाएंगे, प्रोसेस पकड़कर बनाते जाएंगे, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 2 चीजें डिस्कस हो गई, रिजल्ट बेस्ड गोल और प्रोसेस गोल बेस्ड। अब हमारी तीसरी चीज क्या है? ब्रेक थ्रू गोल्स। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति पर निकलते हैं ना, तो जरूरी ये नहीं कि आपने क्या अचीव किया है, जरूरी यह है कि आप उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के दौरान अपने आप को क्या बना दिया है। देखिए, जब हम बड़ा लक्ष्य सेट करते हैं ना, तो आपको अपने आप को पूरी तरह बदलना पड़ेगा। अगर आपने वो लक्ष्य हासिल कर लिया, तो आप एक अलग इंसान बन जाएंगे, और उसके बाद आपकी जिंदगी नेक्स्ट लेवल पर खेलेगी। चेंज द गेम ऑफ योर लाइफ, यू विल चेंज द प्लेटफॉर्म ऑन यू आर ऑपरेटिंग योर लाइफ। दैट इज कॉल्ड ब्रेक थ्रू गोल्स। इसलिए हम लोगों को लाइफ में गोल्स बनाने के लिए टोटली बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, 100% बाहर आना पड़ेगा। एंड लास्ट और चौथा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? रिटर्न गोल्स। ये सुनने में ना बहुत सरल लगता है, पर बहुत लोगों को वहम है इसके बारे में कि गोल कभी लिखित में होने चाहिए। हाँ, गोल भी लिखित में होने चाहिए, आपके लक्ष्य डायरी में, नोटबुक में होने चाहिए। ये क्यों जरूरी है? एक छोटे से उदाहरण के साथ बताना चाहती हूँ, एक स्टडी के द्वारा बताना चाहती हूँ। ये स्टडी लिखी है किताब में, जिनका नाम है व्हाट दे डू नॉट टीच एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। और ये किताब जिन्होंने लिखी है उनका नाम है मार्क मैककॉर्मेक। 1979 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ये दुनिया का टॉप MBA स्कूल है।
माना जाता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के जो बच्चे पास आउट होकर निकल रहे थे ना, उनसे एक सवाल पूछा गया, डू यू हैव रिटन गोल्स एंड एक्शन प्लान्स फॉर योर लाइफ? तो 100% बच्चों में से केवल 3% बच्चों ने ही अपना गोल सेट किया और लिखित में एक्शन प्लान। 13% के पास गोल्स थे लेकिन लिखित में नहीं थे, और 84% तो ऐसे थे कि कोई बात नहीं, स्कूल से जब कॉलेज से निकल जाएंगे, कुछ भी जॉब मिल जाए, कुछ भी नौकरी मिल जाए, कर लूंगा, जिंदगी जैसे भी हालत में वैसे हम चला लेंगे। 10 साल बाद 1989 में उन सब बच्चों को दोबारा ट्रैक किया गया, तो पता चला कि जो 3% बच्चे थे ना, जिनके पास रिटर्न गोल्स थे, जिनके पास रिटर्न प्लान्स थे, उन बच्चों की एवरेज इनकम बाकी 97 बच्चों से 10 गुना ज्यादा थी। एक ही कॉलेज, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, दुनिया का सबसे शानदार कॉलेज, एक ही कॉलेज, एक ही सिलेबस से सारे बच्चे पास आउट हो रहे थे, लेकिन जिनके पास रिटर्न गोल्स थे, इतना बड़ा फर्क लेकर आया वो। तो अपने गोल्स को इधर उधर मत रखिए, गोल्स को लिखित में डालिए, और हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए इन 4 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो जब सतयुग में श्री हरि का लक्ष्य दैत्यों का वध था, त्रेता युग में श्री राम जी का वध रावण को मारना था, और द्वापर युग में अर्जुन का लक्ष्य था कि मछली की आंखों में तीर मारकर एक बड़ा धनुर्धारी बनना है, और महाभारत में कौरवों को पराजय करना है। तो देखा जाए तो लक्ष्य तो सभी युगों में है, तो इस कलयुग में लक्ष्य बनाना भी तो स्वाभाविक है। आज हमारे वेस्टेज में जो लाखों करोड़ कमा रहे हैं, तो क्या उन्होंने लक्ष्य नहीं बनाए हैं? वो भी लक्ष्य बनाए हैं। तो हम लोग पीछे क्यों? तो चलिए, अब इस युग की समाप्ति हो गई है, अब चलते हैं 4 धाम की यात्रा पर। आप सभी को पता है कि भारत में 4 धाम है, और ये 4 धाम हमारी आस्था के युगों से प्रतीक है। बद्रीनाथ सतयुग के प्रतीक है, तो रामेश्वरम त्रेता युग के साक्षी रहे हैं। द्वारिका वह पुण्य भूमि है जिसे द्वापर युग के अखिलेश्वर को समर्पित माना जाता है, और जगन्नाथ धाम हमारे कलयुग में इस धर्म का प्रतिनिधि है। प्रत्येक युग में भगवान ने भी कड़ी तपस्या की थी। बद्रीनाथ में विष्णु भगवान ने तपस्या की, रामेश्वरम यानी त्रेता युग के जो साक्षी रामचंद्र जी थे, उन्होंने भी शिव जी की तपस्या कर महाबलशाली रावण का वध किया था, जो आज भी हर दशहरा में उनका वध करके धर्म पर विजय का प्राप्ति का संदेश देते हैं। माय डियर फ्रेंड, आज जो ये 4 धाम है ना, जैसे बद्रीनाथ पहाड़ों पर है, क्या संदेश देती है हमें? पहाड़ से भी तो हमें संदेश मिलता है, मजबूत लेकिन शांत, स्थिर लेकिन उपज देने वाला, सूक्ष्म लेकिन सुंदर। यानी वेस्टेज में हमें अपनी पकड़ को मजबूत बनाओ, अपने व्यवहार को शांत रखते हुए हर स्थिति का मुकाबला करो, डरो नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। और पर्वत भी हमें एक सीख देती है। पहाड़ पर्वत तो एक ही चीज हो गया, लेकिन पर्वत थोड़ा ऊंचा होता है पहाड़ से। तो पर्वत हमें क्या सीख देती है? ऊपर उठो, ऊपर उठो और ऊपर उठो, एक चट्टान की तरह। तुम्हारे काम में शक्ति आनी चाहिए। रास्ते आसान नहीं है, पर हमें रुकना नहीं है। तो एक संदेश और देता है पर्वत, क्या? हम कितने भी ऊपर क्यों ना उठ जाएं, अहंकार नहीं लाना है। कितना भी लेवल हम अचीव कर ले, हमें अहंकार नहीं लाना है। तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर हम लोग कोई पर्वत पे चढ़ते हैं, कोई पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो झुक के चढ़ते हैं, है ना? सीधे खड़े होकर तो कोई चढ़ ही नहीं सकते हैं। तो पर्वत क्या सिखाता है हमें? झुकना सिखाता है, यानी झुक के रहने में भी हमारी बहुत जीत होती है। तो रामेश्वर धाम, द्वारकापुरी, जगतपुरी, आप सबको पता है ये सब तो समुद्र के किनारे है। तो चलिए समुद्र से ले लेते हैं एक थोड़ा ज्ञान, जितना गहरा उतना शांत। तो हमें भी समुद्र की गहराई की तरह वेस्टेज की गहराई में जाना है। लेकिन हम लोग करते क्या है? लोगों को ज्वाइन कर लिया, प्रोडक्ट ले लिया, और हमारा बिजनेस प्लान जीरो। तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे जब हम पूरा प्लान ही नहीं बता पा रहे हैं? तो जब मुझे प्लान नहीं पता है तो मैं टीम को क्या सिखाऊंगी? तो वेस्टेज में लेकिन जब हम आते हैं ना, तो हमें एक कमिटमेंट लेना चाहिए कि अपने टीम से ज्यादा हम ज्यादा से ज्यादा कोर लीडर निकालें। कोर लीडर का मतलब हुआ सी फॉर कमिटमेंट, मतलब अपने आप को ड्रीम के साथ कमिटमेंट लेना पड़ेगा। कमिटमेंट का मतलब प्राण जाए पर वचन ना जाए। त्रेता युग में भी तो श्री रामचंद्र जी ने भी तो यही किया था, कमिटमेंट। अगली सुबह रास्ते लग के तैयारी चल रही थी, लेकिन अपने पिता के वचन को पूरा करने का कमिटमेंट लिया था, इसलिए 14 वर्ष का वनवास उन्हें जाना पड़ा। ऑफर ऑनरशिप, यानी अपने आप को मालिक समझकर इस कंपनी में काम करो। ये मत सोचो कि ये कंपनी आपकी अपलाइन की है, या मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ या अपलाइन के लिए काम कर रहा हूँ। नहीं, ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस के मालिक आप हो। मालिक सोच कर काम करना चाहिए। आर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वेस्टेज में हम लोग आ गए, 1 से 2 महीने 6 महीने तो हम लोग खूब जोर शोर से काम करते हैं, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कुछ दिन बाद टाइम फीस। जिम्मेवारी लेनी होगी, खुद की भी और अपने
टीम कीजिए। ई फॉर एक्साइटमेंट, एनर्जी, खुश होते हुए काम करना है। जिनके हृदय में ना उत्साह होता है ना, वो कठिन से कठिन काम करने की हिम्मत नहीं हारते हैं, खुशी से संतुष्टि मिलती है। और रही एनर्जी की बात, तो हमारे वेस्टेज कंपनी में एनर्जी के लिए सप्लीमेंट्स बनाए गए हैं। तो वेस्टेज भी एक समुद्र है, हाथ की हथेली की तरह, और अंगुलियां नदी हैं टीम की तरह। जिस तरह सागर की लंबाई और चौड़ाई अनंत है और गहराई भी अनंत है, तो ऐसे हम लोगों को सोचने की क्षमता भी अनंत होनी चाहिए, सागर की अनंत लंबाई की तरह अपनी टीम तैयार करनी। इसलिए अगर सफलता पाना है तो कभी भी बुरे वक्त और हालात पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल भले ही दूर है, घबराना मत, क्योंकि नदी कभी ये नहीं पूछती कि भाई समंदर अभी कितना दूर है। तो चलिए, चार धाम की यात्रा हो गई। अब हम लोग चलते हैं आचार्य चाणक्य की एक बहुत ही फेमस नीति, साम दाम दंड और भेद। इसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि भाई मैंने साम दाम दंड भेद सब लगा दिए यार, मुझसे तो कुछ नहीं हुआ। तो ये कई बार हम लोग वेस्टेज में भी अप्लाई करते हैं, ये सारे लोग, मतलब वेस्टेज में भी ये चीज हम लोग अप्लाई करते हैं। तो आप कैसे इस चार नीति को अपनाकर वेस्टेज में लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं? सबसे पहले चलिए साम को अप्लाई करते हैं। बात बन गई, ठीक है, दाम पे जाएंगे, दाम पर भी बात नहीं बनी तो दंड पे चलेंगे, दंड पर भी बात नहीं बनी तो भेद पे चलेंगे, भेद पर तो डील फाइनल हो ही जाएगी, है ना, राइट। तो चलिए, लेवल नंबर 1, शाम। तो शाम का मतलब क्या हुआ कि जब आप लोगों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, कन्विंसिंग पावर से लोगों को मनाते हैं, आप लोगों को अपने पावरफुल बातों से कन्विंस करते हैं। वेस्टेज में आते ही, ज्वाइन होते ही पहले हमें शाम की जरूरत है। खुद ज्वाइन होने के बाद सबसे पहले शाम की जरूरत है, यानी कन्विंसिंग पावर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट, प्रॉफिट मैनेजमेंट का फायदा दिखाते हुए, कंपनी का ग्रोथ दिखाते हुए हमें उसे कन्विंस करना चाहिए। लेकिन माय डियर, कन्विंस भी दो तरह के होते हैं। एक कन्विंस क्या होता है कि ना बहुत पावरफुल होता है लोगों में, एकदम इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि फोन पे भी आप कन्विंस कर रहे हैं एकदम, तो सामने वाला बंदा को लगता है कि नहीं यार, इस बंदे में कुछ दम है, इस कंपनी में कुछ खासियत है, अवश्य कुछ अच्छा दम है इसमें, तो वो फोन पर ही ज्वाइन हो जाते हैं। और दूसरा बंदा कैसा होता है कि प्रेशर लो की मरीज की तरह। जैसे आज मैं चलिए मैं मनीषा जी को कन्विंस कर रही हूँ, ठीक है, मैं अगर आज मनीषा जी को कन्विंस करती हूँ एक प्रेशर लो की मरीज की तरह, तो कैसे कन्विंस करेंगे? गुड मॉर्निंग मनीषा जी, क्या कर रहे हैं आप? मैं ना फोन आपको इसलिए की थी, एक कंपनी है वेस्टीज, आप भी ज्वाइन कर ले। मैं भी ज्वाइन करी हूँ, अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी है, मैं ना सारा सामान उसी का ही लाती हूँ, अच्छे हैं प्रोडक्ट, आपको भी फायदा होगा, नहीं लॉस तो कभी नहीं होगी। मुझे ना आपको जोड़ना है, देखिए मुझे टीम बनानी है, क्योंकि देखिए चैन सिस्टम का मार्केट है, ये चैन बनानी पड़ेगी, तो मुझे आपको जोड़ना है, मुझे टीम बनानी है। मतलब ऐसा लगता है कि जबरदस्ती बोल रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, भाई ज्वाइन हो जा, भाई ज्वाइन हो जा। अरे आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है, बी योर ओन बॉस। आपके अंदर कन्विंस करने की ताकत होनी चाहिए, जो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। हम अपने आप पर विश्वास रखना होगा, हमें अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना होगा। लोगों को कन्विंस करने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, हिम्मत बताने की नहीं होती है, हिम्मत दिखाने की होती है। नहीं बना शाम से काम, चलिए दाम पर चलते हैं। दाम का मतलब तो आप लोगों ने सब समझ गए होंगे, कमाई की नीति, यानी कमाई, पैसा। अरे बहुत बड़ा चीज है पैसा, बोलता है चीखता है पैसा। आज तो दुनिया में ये लोग इतने जो भाग रहे हैं ना, वो पैसा के पीछे ही भाग रहे हैं। तो वेस्टेज में हमने पहले किया क्या, शाम नीति अपनाई, क्योंकि हमें उन्हें ज्वाइन करना था। अब हम उनके ऊपर दाम नीति क्यों अपना रहे हैं, कि वेस्टेज में, क्योंकि उनके भी सपने पूरे हो, एक अच्छी जिंदगी बिताने का हक तो उनको भी है ना, जिनको ज्वाइन कर रहे हैं, उनके भी सपने पूरे हो। कैसे वैसे से हम रुपए अर्न कर सकते हैं, सारी डिटेल्स हम उनको रुपए कमाने का जरिया बता सकते हैं, जिसे कहते हैं ना खरीद फरोख्त की राजनीति, वो कहलाता है दाम नीति। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं ना, कंफर्ट जोन में रहने वाले, वो इसमें भी नहीं मानते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? चलिए तीसरा लेवल पे चलते हैं। तीसरा क्या लेवल है? दंड नीति। दंड यानी पनिश। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ हम तुमको देख लेंगे तुमको बर्बाद कर देंगे, मार देंगे गोली। अरे ये पावर नहीं दिखाना है। कौन सा पावर दिखाना है? अपने अपलाइन का, कि आज उनकी कितनी अर्निंग है, कंपनी में जो करोड़ों लाखों के जो चेक ले रहे हैं, और हमारी कंपनी के मैनेजमेंट में कितना दम है, हमारी कंपनी के सिस्टम में कितना दम है, हमारी कंपनी के ग्रोथ में कितना दम है। और हाँ, एक बार लोगों को जब ज्वाइन करे तो ये बात आप जरूर बोलने हैं सबको
कि भाई आप प्लान एक बार देख लीजिए, अच्छा लगे तो करना, नहीं लगा तो नहीं करना, लेकिन बाद में मुझे मत दोष देना। आपको पता चल गया होगा कि ये बात किसने कही थी। हमारे वेस्टिज के जो ब्रांड एम्बेसडर है जतिन जी नायक, उनका था ये, जो आज उनकी हर महीने उनकी इनकम है 36 लाख आईसी, ये उनका कहना था। तो चलिए अब अगर इससे भी बात नहीं बनी तो चौथी नीति अपनाते हैं। चलिए भेद नीति। भेद नीति क्या है? जब साम दाम दंड से बात नहीं बनी तो भेद नीति पे आ जाते हैं, यानी प्रूफ बड़ा होना चाहिए हर छोटे छोटे ट्रांजेक्शन का, या इसलिए कोई भी बिजनेस हो या कोई फ्रेंडशिप हो, प्रूफ होना चाहिए ये अच्छा है कि नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कोई मूवी लगी है, तो आज अगर उसमें हीरो हीरोइन भी अच्छे हैं, लेकिन हम उसका पहले रिव्यू देखते हैं ना, उसके बाद ना मूवी देखने जाते हैं। तो ठीक उसी तरह वेस्टेज में भी जब हम लोगों को जब ज्वाइन करने से पहले या करने के बाद जो भी है, तो कंपनी को कितने सारे प्रोडक्ट सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, कंपनी बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित है, हलाल, आईसीओ, जीएमपी, एफएसएसएआई, एफपीओ, मतलब ये सारे सर्टिफिकेशन कंपनी के प्रोडक्ट को जस्टिफाई करती है। तो चौथी भेद नीति भी प्रूफ देना। क्या आपको लगता है अभी भी इस 4 नीतियों के बाद भी कोई लोग ज्वाइन नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, केवल अपने आप को मजबूत रखना है। चलिए अब चलते हैं 4 समय के बारे में। क्या है हमारा 4 समय? सुबह, शाम, दिन, रात। बहुत कीमती होता है समय माय डियर फ्रेंड। तो समय किस तरह बेहतर हम लोग मैनेज कर सकें और अपने सपने को कैसे जल्दी पूरा कर सकें, आज आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। टाइम इज मनी, टाइम इज प्रीशियस, टाइम इज करेंसी। जिंदगी में अगर अपने सपने पूरे करने के लिए अगर आपके पास जो सबसे बड़ा अगर रिसोर्स है ना, तो वो क्या है? आपका समय। समय आपका सबसे बड़ा सौदागर होता है, जो हर पल आपके जीवन के साथ खेलता है। अधिकांश लोगों की असफलता का कारण यही है कि वो अपने समय को सही से मैनेज नहीं कर पाते। वेस्टेज में ही ले लीजिए, ये सबकी टीम में हुआ होगा। अरे यार टाइम नहीं है, अरे यार बच्चा छोटा है, सासू जी बीमार है, अरे यार तो मेरी इतनी एज हो गई है, समय तो मतलब समय तो निकल गया। मतलब ऐसे लोगों को समय की कोई कीमत नहीं। तो समय की कीमत उस अखबार से पूछो जो सुबह के चाय में कितना कीमती होता है और शाम होते होते वो रद्दी में चला जाता है। तो वो समय में सबसे पहले, अब चलिए समय में मैं सबसे पहले सुबह की बात कर लेती हूँ। दुनिया की जो ये इतने जो अमीर और सबसे कामयाब लोग हैं ना, दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, ये भी मैंने मैम लोगों से सीखा है, अपने लीडर मैम ने उन्हीं का बताया हुआ है। तो ऐसे वो कौन से काम है जो आपको कामयाब बनाएंगे? बाकी भी इजी है ये काम, कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। तो चलिए पहले चलते हैं ग्रेटिट्यूड, यानी सबसे पहले शुक्रिया अदा करना अपने अपलाइन का, जिन्होंने बिजनेस ये वेस्टेज बिजनेस में आपको ज्वाइन किया। फिर शुक्रिया अदा करना हमारी सर का, हमारी मैम का, हमारी ग्रेट लीडर का। फिर शुक्रिया अदा करना हमारे टीम का, और उसके बाद शुक्रिया अदा करेंगे हमारे वेस्टेज फाउंडर गौतम बाली जी सर। ठीक है, तो चलिए ग्रेटिट्यूड में एक चीज और मैं ऐड कर देती हूँ, जिसको बोलेंगे आहा। तो जब हम सुबह बेड में उतरते, बेड से पहले जब उतरते हैं ना, हमें करना क्या चाहिए आपको पता है? आहा का मतलब हुआ, जैसे ए से एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप जैसे है ना, भगवान आपको जैसा रखा है उसके लिए आप भगवान का शुक्रिया अदा करें। एच फॉर मतलब हग योरसेल्फ, यानी हम लोग बहुत सारे लोग को हक करते हैं, बच्चों को लेकर, अपने पेरेंट्स को, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, लोगों को आपका गले लगाने का वेट मत कीजिए, खुद को गले लगाइए और कस के प्यार से, जैसे आप दुनिया में सबसे प्यारे इंसान को गले लगा रहे हो, अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को गले लगा रहे हो, सबसे अच्छे इंसान को गले लगा रहे हो। और तीसरा ए, अप्रिशिएट योरसेल्फ, अपनी थोड़ी बड़ाई खुद कर लीजिए, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट खुद दे दीजिए। और जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कमाल की है, वो आपके अंदर है। तो अब एक, जब हम बेड से उतरेंगे, सुबह जब मैं उठी उस वक्त हमने बेड से उतरा, यानी मेक योर बेड, तो अपने तकिए और कंबल को, बिस्तर को हमें ठीक करना चाहिए। इससे क्या होगा कुछ नहीं, इसमें लगेंगे 2 मिनट, और आपने अपनी जिंदगी का पहला काम उठते ही 2 मिनट में कर लिया। ये छोटी सी जो जीत है ना, आपने 2 मिनट में कर ली। मैं करूंगी ये अलग चीज है, मैंने कर दिखाया, ये कमाल की फीलिंग है। ठीक इसी तरह हमें वेस्टेज में करना है, छोटी जीत से बड़ी जीत हासिल करनी है। अक्सर होता क्या है, वेस्टेज ज्वाइन करते ही शुरुआती तो लंबी रेस का सब घोड़ा बन जाते हैं, बाद में थक कर बैठ जाते हैं। इसलिए सुबह उठते ही 5 से 7 मिनट सबसे पहले ये 2-3 काम कर लेने चाहिए, ग्रेटिट्यूड, और दूसरी ये फीलिंग कि मैंने कर दिखाया, मैंने आज काम अचीव करने शुरू कर दिए। वाटर एंड सप्लीमेंट, ये ताकत तो पानी तो सब पीते ही है सुबह,
ये ताकत आपको ताजगी देती है। और सप्लीमेंट्स, वेस्टीज के जो आपकी बॉडी को जरूरत है। वर्कआउट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको मॉर्निंग में जॉगिंग जमता है जॉगिंग कीजिए, रनिंग जमता है रनिंग कीजिए, आप जिम जाते हैं, योगा करते हैं, जुम्बा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, 45 मिनट आपको करना चाहिए। ये जो 45 मिनट का जो वर्कआउट है ना, अगर हम लोग अगर डेली करें ना, तो ये हमारे बॉडी में कमाल के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ये आपके बॉडी में बहुत एनर्जी देता है। ये हम लोगों को तब रिलीज होता है जब हम एक अचीवर बनते हैं। ये सारे हार्मोन्स बॉडी में सुबह सुबह रिलीज अगर हम लोग कर लिए, तो हमें अपने आप को एक विजेता की शुरुआत करेंगे। इंटेंशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। आज मेरा दिन अच्छा जाने वाला है, इसकी इंटेंशन आज अभी की अभी सेट करनी है। तो इंटेंशन, अफर्मेशन एक जैसा ही है। आज का दिन कमाल का है, कमाल का जाने वाला है, आज मैं बहुत कुछ अचीव करने वाली हूँ, 100% बेस्टेज में देने वाली हूँ। तो दिन की शुरुआत अगर हमारी एनर्जेटिक होती है, तो दोपहर और शाम, रात भी अब बेस्टेज पर ही ध्यान केंद्रित रहता है। तो 4 समय मिला है हम लोगों को, उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। विजुअलाइजेशन का मतलब हुआ रेखा चित्र, यानी वेस्टीज में आगे जाने के लिए अपने प्लान्स का, अपने फ्यूचर का, अपने गोल्स का रेखा चित्र बना। अब चलिए आगे चलते हैं। 4 स्त्री, तो 4 स्त्री। अब वैसे भी हमारे वेस्टेज में पुरुष से ज्यादा स्त्री है, जो किसी की माता है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की पुत्री है। हो गया ना, इन चारों को मिला के नारी शक्ति। तो नारी है तो शक्ति है। तो बहुत सारी नारी शक्तियों का आपने नाम सुना होगा, और हम भी सब सुन चुके हैं। इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, मदर टेरेसा, स्मृति ईरानी, लता मंगेशकर, बहुत सारे हैं। तो इन्होंने क्या, ऐसे इनके नाम हो गए, ऐसे ही इनकी बुक में नाम आ गए? तो इन्होंने मेहनत की है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य को रखते हुए मंजिल प्राप्त की है। एक चीज है, ये महिलाओं से मजबूत देखिए कोई स्तंभ नहीं है। हमारे घर की पिलर है महिलाएं, हमारे घर की मजबूत स्तंभ होती है। ये सबको पता है कि आज महिलाएं नहीं होती तो संसार नहीं होता। घर के और बाहर के कामों में संभालने की निपुणता होती है इसमें। तो किसी कहानी के द्वारा मैं महिलाएं किसी भी परिस्थिति में हो, फिर भी अपनी मंजिल पाने की क्षमता रखती है। एक कहानी के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो भी कहानी हमारे अपने वेस्टीज के लीडिंग लेडीज की ही है। एक महिला मुंबई की, आपकी और मेरी तरह हाउसवाइफ थी। हॉल में जब उनकी एंट्री हुई, जबरदस्त तालियों का शोर था, क्योंकि उनके लक्ष्य में जबरदस्त जोर था। एक हाउसवाइफ, 10.5 साल का बेटा और 2.25 साल की बेटी, फिर भी ट्रेनिंग के लिए भाग भाग कर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, बिजनेस प्लान का भी टारगेट रखते हुए। सोच क्या था इनकी, जिस भी लेवल पर यहाँ खड़ी हूं, ये मायने नहीं रखता है, सीखना मायने रखता है। ये बहुत जरूरी था, जरूरी है। उनका कहना था आज के 5 साल बाद भी, आज के 10 साल बाद भी सीखते रहना चाहिए, तभी हायर लेवल तक जा सकते। उन्होंने ये बिजनेस ज्वाइन किया केवल 2 चीजों के लिए। एक, जब इनका बेटा 5.25 साल का था, तब इन्होंने ये बिजनेस ज्वाइन किया। इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी इनके बेटे की, प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे थे, फाइनेंशियली हालत बहुत खराब थी, क्रेडिट कार्ड रोल कर करके भरे जा रहे थे। जब इन्होंने वेस्टेज ज्वाइन किया तो बहुत बुरी सिचुएशन थी इनकी। बहुत ही मोटिवेट करने वाली सत्य कथा है इनकी, क्योंकि जो आप सोच सकते हैं ना, वो आप कर सकते हो। उम्मीद नहीं छोड़ी इन्होंने, मैं भी छू सकती हूँ आकाश। मौके की थी इनको तलाश। 5 साल का बेटा, 7 सर्जरी हो चुकी थी, फिर भी इतनी ताकत, जिम्मेवारी संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। देखिए इनका हौसला से ही मिलता है सफलता का मुकाम। आसान नहीं है दुनिया में कमाना अपना नाम। उसके बाद इन्होंने अपने बच्चों को स्पाइरुलिना और नोनी खिलाने लगे। 3 ही महीने में बेटे की हेल्थ में बहुत फर्क दिखने लगा। किसकी ताकत है ये? वेस्टीज के सप्लीमेंट्स की ताकत थी। और दूसरी ताकत थी उस जबरदस्त उस माँ की, जिन्होंने सप्लीमेंट्स की ताकत पर विश्वास किया। आप और हम क्या करते हैं, खाऊं कि नहीं खाऊं, साइड इफेक्ट हो जाएगा। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन 8 में से 10 लोग ऐसे हैं कि सप्लीमेंट्स खाने से घबराते हैं। केवल 4 लोग ही सप्लीमेंट्स पर विश्वास रखते हैं। तो और उसके बाद देखिए इनकी सोच। इनकी 6 महीने की जो बेटी थी, उनको ये सप्लीमेंट्स देने शुरू कर दी। वो 6 महीने की बेटी जब इनके पास आती वो इशारा करती है ऐसे ऐसे। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन से सप्लीमेंट से, खोला, मुंह में डाल दिया। ऐसा भी नहीं कि एक ही टाइम, दिन में 1 टाइम 2 टाइम, जब उनकी बेटी आई 2 टाइम 3 टाइम, जो भी सप्लीमेंट से खोला, कैप्सूल मुंह में डाल दिया। बिंदास खाती थी वो बच्ची, और वो माँ भी नहीं डरती थी अपनी इस छोटी सी बच्ची को सप्लीमेंट्स खिलाने में, क्योंकि उनका कहना था डरना क्यों है भाई, वेस्टीज का प्रोडक्ट है। और डर और कहीं नहीं है, बस आपके मगज में होता है, आपके दिमाग में होता है। तो आज भी
हम लोग वेस्टिज के सप्लीमेंट्स खाने में जो डरते हैं, प्लीज कोई नहीं डरिएगा। तो जिनको डर है वो इस कहानी के द्वारा आज निकाल सकते हैं। तो डर वहां होता है, देखिए, जहां भरोसा नहीं होता है। भरोसा था इस माँ को जिसने अपनी 6 महीने की बच्ची को सप्लीमेंट्स देना शुरू कर दिया। बेटे की हेल्थ में इनको बहुत फर्क मिला और इन्होंने वेस्टिज को थैंक्स कहा, क्योंकि पहली बार एक चोट खा चुकी थी, दूसरी डिलीवरी में कोई चोट नहीं खाना चाहती थी। तो दूसरी डिलीवरी में पूरे 9 मंथ तक इन्होंने वेस्टिज का सप्लीमेंट्स खाया और इनकी बेटी इतनी हेल्दी हुई, 8 महीनों में तो इन्होंने सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया। और आज की तारीख में इतनी इंटेलिजेंट है ये बच्ची। इस माँ को सोचना पड़ता है इस बच्ची से डील करते वक्त। दैट इज वेस्टिज प्रोडक्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी, थक गई थी। जो ग्राफ इनके ऊपर नीचे हो रहे थे, वो ईसीजी का टेस्टिंग कराते हैं ना, जो ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इनके साथ भी ऐसा ही था। तो वेस्टिज ज्वाइन करने के बाद इन्होंने जहां भी ट्रेनिंग हुई, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पहले जाकर बैठती थी। आपको क्या लगता है ये फ्री बैठी थी? टाइम की मारामारी थी इनके पास में, और आज भी इनके पास मारामारी है। एक हाउसवाइफ थी, 15 लोगों की ज्वाइंट फैमिली थी। मजाक नहीं है बॉस, ये घर में लफड़े इनके भी चलते थे। उस घर से लफड़े से निकल कर इस ट्रेनिंग मीटिंग को ये अटेंड करती थी। सिस्टम से काम करते हुए अपने आप को लोन फ्री किया, जितने भी कर्ज थे उन्हें चुकाए। और वेस्टिज में इन्होंने अपने अर्निंग से 2 प्रॉपर्टी बनाई। 3.5 साल पहले इन्होंने अपने वेस्टिज सिस्टम से, कारखंड से इन्होंने वैगनार कार अचीव किया। और देखिए, जब बैंक स्टैंड बॉम्बे में कार जब शूट हो रहा था, फोटो शूट हो रही थी, तो उस वक्त कन्वर सिंह जी वहां पर आए हुए थे। तो उनको इन महिला ने कहा कि सर मुझे वैगनर के साथ फोटो शूट नहीं करानी है। तो सर ने कहा अरे चुपचाप वैगनर के साथ फोटो शूट कराओ, क्योंकि जब छोटी गाड़ी के साथ फोटो शूट कराओगी ना, बड़ी गाड़ी अपने आप आ जाएगी। क्यों आया था इस महिला के मन में ये बात? क्योंकि इनकी सोच बड़ी थी। अच्छी सोच ही तुम्हें बड़ा बनाती है, खड़ा कर तुम्हें अपने पैरों पर, अपने सपनों के मुकाम तक पहुंचाती है। फिर 22 जून 2015 को इन्होंने वेस्टिज से मर्सिडीज लग्जरी कार वेस्टा अचीव किया। दिन में 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 5 घंटा चुरा कर अपने बच्चों को संभालते हुए, अपनी ज्वाइंट फैमिली को मैनेज करते हुए, पार्ट टाइम काम करके ये जिंदगी कौन दे सकता है, आपको या मुझे? ऑफ कोर्स वेस्टिज। उसके बाद भी ये महिला 5.5 साल, 2.25 साल तक घर पर रही, क्योंकि प्रेगनेंसी फिर डिलीवरी। उसके बाद जब महिला ही घर पे रही थी, तो जो पैसा इनके हस्बैंड और इनके फादर नहीं दे पा रहे थे, वो वेस्टिज ने इनको दिया था। हर महीना 6 डिजिट इनकी इनकम थी। और इनका कहना था ये इनकम से नहीं, इनका कहना था इससे भी बढ़िया, इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत की, जितना कैमरा मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा था। जितनी फोटो मेरी शादी में शूट नहीं हुई थी, जितनी फोटो मेरी रिसेप्शन में शूट नहीं हुई थी, जितने मेरे माँ बाप ने मेरे फोटो नहीं खींचे थे। जब हम MTM करने जाते थे, यानी उस महिला का कहना है, जाते थे, होटल की लॉबी से जो लाइन निकलती थी, लोग फोटो खींचते थे। जहां आप खुद की जिंदगी नहीं बदल पा रहे हो, वहां इस महिला को ये कहा जाता था, मैम आप हमारे इंस्पिरेशन हो। कौन दे सकता है ये पावर? ओनली वेस्टिज। पेट में ना एक हिम्मत होनी चाहिए फैसला लेने की, जिंदगी बदलने की। फैसला लीजिए, संसार में कोई आपको नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक सकता है तो आप खुद अपने आप को रोक सकते हैं। अगर आपको अपने बच्चे से प्यार है, अपने फैमिली से प्यार है, अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं, अपने फैमिली को बेस्ट देना चाहते हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहते हैं, सारे सपने पूरा करना चाहते हैं, तो एक बार हिम्मत करके फैसला ले लीजिए। और फिर कितनी भी तकलीफें आएंगी, जरूर आएंगी, हिलना नहीं है, वहीं टिके रहना है। लाइफ इज चेंज, विश यू वेल। और मैं आपको बताना चाहूंगी, ये महिला और कोई नहीं, हमारे वेस्टिज की लीडिंग लेडी हेतल खोना जी। चलिए अब मैं बात करती हूँ 4 अप्सराओं के बारे में। सॉरी ये वेस्टिज की सरोज जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम सभी रिज्वाइन कर लेते हैं। ओके मैम, ठीक है, सेम आईडी से सभी रिज्वाइन कर लीजिए ये मीटिंग, क्योंकि 1 मिनट बाद ही एंड होने वाली है। तो हम इस नए टॉपिक को फिर से ज्वाइन करके फिर स्टार्ट करते हैं।